Hello students, welcome to class 8 SST history section, that is lesson 5 when people rebel। सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम आपके अश्विनी सर। चैप्टर 5 when people rebel SST हिस्ट्री का है ये, ठीक है। चैप्टर का नेम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि when people rebel यानी जब लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला इसमें हेडिंग है नवाब लॉस्ट देयर पावर, नवाबों ने जब अपनी सत्ता खो दी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड। मध्य 18वीं शताब्दी में जब नवाब और राजाओं ने देखा कि उनकी सत्ता जो है ख़त्म हो रही है, तब से दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उन्होंने अपनी सत्ता और अपनी ताकत और अपना सम्मान खो दिया। मैनी रूलिंग families tried to negotiate with the company to protect their interest। कई शाही जो रूलिंग फैमिलीज में शाही परिवार जो थे, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest। कई शाही परिवारों ने समझौता किया किसके साथ, ब्रिटिश कंपनियों के साथ, कि जिससे कि उनके हितों की रक्षा हो सके। रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर अडॉप्टेड सन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके बच्चे को पहचाना जाए उनके गोदलीय पुत्र के तौर पे कंपनी द्वारा। किसके लिए? उसके उत्तराधिकारी के तौर पे, टू द थ्रोन, हायर टू द थ्रोन। सिमिलरली पेशवा बाजीराव सन नाना साहब वांटेड हिज फादर पेंशन। उसी तरह पेशवा बाजीराव जो कि नाना साहब के पुत्र थे, ठीक है, वो चाहते थे उनके पिता की पेंशन उनको मिलती रहे। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड इन 1801। अवध जो थी अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज। अवध एक आखिरी क्षेत्र था जिसको एनेक्स करना बाकी था। इन 1801 अ सब्सिडी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में एक सहायक जो मतलब कि अलायंस थी वो अवध पे इम्पोज की गई। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर, और उसको फिर ले लिया गया वापस। द गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड। गवर्नर जनरल डलहौजी ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र पे शासन ठीक से नहीं हो रहा है। एंड द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है मतलब कि शासन करने के लिए, प्रशासन को देखने के लिए। द हाउस ऑफ द मुगल्स वॉज हम्बल्ड व्हेन डलहौजी अनाउंस्ड इन 1848 दैट द सक्सेसर टू बहादुर शाह वुड हैव टू बी अबंडन द हिस्टोरिक रेड फोर्ट एंड मूव टू अ हम्बलर रेसिडेंस एट द कुतुब ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। मुगलों का जो क्या कहते हैं घर था वो विनम्रता के अधीन हो चुका था जब डलहौजी ने ये अनाउंस किया, घोषणा की कि इन 1848 की 1848 में द सक्सेसर टू बहादुर शाह का जो उत्तराधिकारी है वुड हैव बीन टू अबंडन द हिस्टोरिक रेड फोर्ट, उसको ऐतिहासिक जो लाल किला है वो छोड़ के चले जाना चाहिए। एंड मूव टू अ हम्बलर रेसिडेंस, और विनम्रता के साथ उसे कुतुब में जाकर के रहना चाहिए जो कि दिल्ली की सरहद के पास था, मतलब वहाँ पर था। एंड इन 1856 और 1856 द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की दैट बहादुर शाह डेथ द मुगल वुड लूज द टाइटल ऑफ किंग। मतलब कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों ने अपनी जो टाइटल थी, मतलब कि पदना सो लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट आफ्टर बहादुर शाह डेथ, मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद द मुगल वुड लूज देयर टाइटल ऑफ किंग्स। जो मुगल हैं वो अपने जो पदनाम हैं वो खो दें। एंड वुड बी नोन एज मीर प्रिंस, और मात्र राजकुमार के नाम से जाने जाएं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली सच एज डिस्कर्सी टू द मुगल एम्परर हर्ट मुस्लिम सेंटिमेंट्स कंसिडरेबली। और इसका निर्णायक क्या हुआ कि इस तरह से जो मुगलों के जो शासक थे उनके प्रति ऐसी अपेक्षा जो थी, इससे मुस्लिमों के भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा। द पीजेंट्स एंड द सिपाही, किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। देश भर में जो किसान, जो पीजेंट्स थे और जमींदार थे, रिजेंटेड द हाई टैक्सेस,
वो बहुत ही हाई टैक्सेस लगा रहे थे एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और तेज़ी से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मतलब कि तरीके अपना रहे थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, कई तो फेल हो गए अपने कर्ज को अदा करने के लिए टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड्स, और अपनी ज़मीन को खो दिया। दे हैड टाइटल फॉर जनरेशन, और उन पे जो कर्ज था उनकी पीढ़ी तक चलता रहा, कई पीढ़ियों तक चलता रहा। द इंडियन सिपाहीज कंप्राइज द मेजर चंक ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, भारतीय सिपाही जो थे ये मुख्य थे ब्रिटिश आर्मी में शामिल। बट दे हैड वेरियस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन इनकी भी कुछ शिकायतें थी ब्रिटिश के खिलाफ। इंडियंस वर कंसिडर्ड इंफीरियर बाय द ब्रिटिश, भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में ही मतलब कम समझा जाता था। एंड हैंस वर पेड लेस देन देयर यूरोपियन काउंटरपार्ट, और उनके ही साथ के जो साथी थे उनके तुलना में उनको कम पे किया जाता। दे वर ऑफन ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, और यहाँ तक कि उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा उनको ह्यूमिलेट भी किया जाता था। द चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी वर ऑल्सो वेरी लिमिटेड, जो प्रमोशंस होते थे इंडियंस के आर्मी में वही बहुत ही सीमित थे। दे कुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सूबेदार, उनको सूबेदार के ऊपर की पद नहीं मिल पाते थे, वहीं तक भी केवल सीमित रह जाते थे। द सोल्जर्स वर अर्लियर गिवन ओवरसीज अलाउंस ऑफ भत्ता टू फाइट वॉर्स आउटसाइड इंडिया, बट इट वॉज लेटर डिसकंटिन्यूड। सिपाहियों को पहले जो था मतलब कि अगर राष्ट्र के बाहर कहीं जाते थे युद्ध लड़ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, तो उनको भत्ता या युद्ध का मतलब कि भत्ता दिया जाता था युद्ध करने के लिए आउटसाइड द इंडिया, भारत के बाहर। बट इट वॉज लेटर डिसकंटिन्यूड, बाद में से ख़त्म कर दिया गया। पासिंग ऑफ न्यू लॉज, फिर नए कानून में। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस वर इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जैसे समय बीतता गया इंडियंस वर इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, भारतीय ने इंट्रोड्यूस किया एक पश्चिमी व्यवस्था किसकी शिक्षा की। सो दे स्टार्टेड व्यूइंग द प्रिवेलिंग कंडीशन अराउंड देम इन अ मोर रैशनल एंड लॉजिकल मैनर, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, व्यूइंग द प्रिवेलिंग कंडीशन, पुरानी जो स्थितियाँ थी उस पर दृष्टि डाला अपने आसपास इन अ मोर रैशनल एंड लॉजिकल मैनर, एक बहुत ही सही दिशा में और तरीके से। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 में कंपनी ने परमिशन दे दी क्रिश्चियन संस्थानों को कि वो पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में, एंड इवन ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर भी या प्रॉपर्टी पे भी, और उसको खरीद भी सकते हैं। इन 1850 न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, 1850 में एक नया कानून पारित हुआ जिसमें क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट किया जाने लगा आसानी से। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, ये कानून ऐसा था कि भारतीयों को अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते थे तो वो अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जमा सकते थे, पैतृक संपत्ति पे। मोर द लॉज विच वर पास टू रिफॉर्म सोसाइटी फ्रीड फ्रॉम एविल्स लाइक सती एंड अलाउ विडो रीमैरिज वर डिसलाइक बाय द कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा जो कानून थे वो पारित हुए जैसे कि रिफॉर्म सोसाइटी का पुनर्जागरण होना, फ्रीड फ्रॉम द एविल्स, कई तरह के मतलब कि कुरीतियों से उसको स्वतंत्र करना था, जैसे सती प्रथा थी, अलाउ विडो रीमैरिज, विधवा का पुनर्विवाह, वो डिसलाइक बाय द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसे जो रूढ़िवादी समाज के लोग थे उसे कम पसंद करते थे। दे डिड मतलब कि इसके इन सब को जब बदला गया, इन सब प्रथाओं बदला गया, तो जो रूढ़िवादी समाज के लोग थे वो इस चीज़ से नाखुश थे। दे डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश इंटरफेयरिंग इन द ट्रेडिशनल कस्टम सोशल प्रैक्टिस, उनका ब्रिटिश का हस्तक्षेप करना उनके खुद के ट्रेडिशनल परंपरागत कस्टम जो चली आ रही है तौर तरीके या सामाजिक तरीके, उस पर ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेयरिंग था वो उससे नाखुश थे। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, जो विद्रोह हुआ वो बहुत ही चर्चित विरोध हुआ वो बहुत ही चर्चित विद्रोह हो गया, मतलब फेमस हो गया। दो स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, शासक और शासन के बीच में जो संघर्ष था वो आसान नहीं। समटाइम्स द स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस, कभी कभी ये संघर्ष जो थे शांतिपूर्वक बहुत ही चर्चित हो जाते थे। सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन, जिससे कि राज्य की जो ताकत है टूट जाती है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव
दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट एनिमी एट द सेम टाइम। और फिर एक बहुसंख्यक लोग जो थे ये मान लगे थे उनका कॉमन एनिमी है, सामान्य दुश्मन है, और वो उसके खिलाफ उठने लगे थे एक ही समय में। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल। ब्रिटिश ने एनफील्ड राइफल्स का जो है इंट्रोड्यूस किया। दिस राइफल्स हैड कार्ट्रिजेस। इस राइफल्स में कार्ट्रिजेस होते थे विच वर रूमर्ड टू बी ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, जिसको माना जाता था उसकी जो ढक्कन था उसके कैप पर काऊ और सूअर की चर्बी से बना होता था। द कवर हैड टू प्लग्ड आउट। कवर को दांत से खींचना पड़ता था, टीथ बिफोर बीइंग लोडेड, जिससे मतलब कि जो बुलेट होती थी एक कवर के अंदर होती थी, उस कवर को दांत से खींचना पड़ता था। दिस वॉज ऑफेंसिव बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ये दोनों ही धर्म हिंदू और मुस्लिमों में मतलब खिलाफ थे सिपाहियों के। एंड दे रिफ्यूज टू टच दिस कार्ट्रिजेस, और वो इस कार्ट्रिजेस को छूने के लिए मना कर दिया। ऑन 29 मार्च स्टूडेंट ये इसलिए था क्योंकि एक चीज़ बता देना चाहते हैं, हिंदुओं में गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिमों में सूअर को अपवित्र मानते हैं। तो हिंदू लोग गाय की चर्बी को छूना नहीं चाहते थे क्योंकि पवित्र होता था, उनसे उनका धर्म भ्रष्ट होता था, और मुस्लिमों में सूअर को अपवित्र मानते थे, इसलिए उनसे उनका धर्म भ्रष्ट। इस कारण से ये रिबेलियन हुआ था, क्योंकि उसकी जो कैप का कवर था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। ऑन 29 मार्च 1850 मंगल पांडे ऑफ द 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट एट द बैरकपुर कॉल्ड अपॉन हिज फेलो सिपाहीज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यू कार्टेज। 29 मार्च 1857, ठीक है, मंगल पांडे ने चौथी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे बैरकपुर में, वो उन्होंने विद्रोह किया। कॉल्ड अपॉन हिज फेलो सिपाही, अपने साथी सिपाहियों के साथ उसने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यू कार्टेजेस, कि ये नए कार्टेजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल को उसको सूली पर चढ़ा दिया गया 1857 में। ऑन 24 अप्रैल 85 सिपाहीज ऑफ द 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी एट मेरठ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ग्रीस्ड कार्टेजेस। फिर 24 अप्रैल को 85 सिपाहियों ने, जो 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी के मतलब कि सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने भी मना कर दिया ग्रीस कार्टेजेस को छूने के लिए। और 9 में ऑल ऑफ देम वर डिसमिस, और 9 मई को वो सब इधर वितरित हो गए। सेंटेंस टू 10 ईयर्स, अच्छा, और 9 में ऑल ऑफ देम वर डिसमिस, 9 मई को उन सबको इधर उधर कर दिया, मतलब कि बात अलग कर दिया गया, अलग थलग। सेंटेंस टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और 10 साल की सजा दे दी, मतलब कि उनको सेना से निकाल दिया गया। डिसमिस मतलब सेना से निकाल दिया अलग थलग करके, और 10 साल की उनको सजा सुनाई गई, कोर्ट चला उन पर। दिस स्पार्क्ड ऑफ ए जनरल मीटिंग, और इससे क्या हुआ, एक साधारण से विरोध की आग पैदा हुई, चिंगारी उभर गई। अमंग द इंडियन सोल्जर, सभी भारतीय सिपाही में स्टेटसन एंड मेरिट जो मेरठ में थे। द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, ऑन 10th में द इंडियन सोल्जर रिलीज द इम्प्रिजन कॉलीग, उन्होंने 10 मई को ही भारतीय सिपाहियों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया। किल्ड देयर ऑफिसर, अपने ऑफिसर्स को मार दिया। एंड अनफर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, और विद्रोह के झंडे को उठा लिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री। सिपाही चाहते थे जो कि उनका निर्णय था, उस दृढ़ता थी कि अब ब्रिटिश शासन का खात्मा हो। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, लेकिन बजाय उसके फिर कौन शासन करेगा। द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोल्जर जो है इन सवाल जवाब देते थे। द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, कि बहादुर शाह जफर करेंगे। दे वांटेड द ब्रिटिश रूल टू बी रिप्लेस बाय द रूल ऑफ बहादुर शाह जफर, वो चाहते थे ब्रिटिश का शासन खत्म हो, बहादुर शाह के जफर शासन वापस आए। इनिशियली ही वॉज रिलक्टेंट टू अज्यूम द लीडरशिप, और उन्होंने अपने से ही उनको अपना लीडर मान लिया था। हाउएवर ही इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज डिमांड and wrote letters to all chiefs and rulers of the country to be proactive and organize a confederacy of the Indian states to rise and fight against the British। फिर वो अंदर ही अंदर अपनी मांगों को पूरा करने लगे घटनाओं के तौर पे। एंड रोट लेटर्स टू ऑल, और सभी मुख्य जो थे उनको चिट्ठियाँ लिखे शासकों को राष्ट्र भर में, और उनसे मतलब कि अपील किया कि वो एक ऑर्गेनाइज करे क्या कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट, और सभी राज्य एक साथ एक सूत्र में बंध जाए, और साथ ही साथ विरोध मतलब कि एक साथ उठें और युद्ध छेड़ दे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, सून द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया। फिर जल्दी जो विद्रोह था वो भारत के उत्तरी और मध्य भाग में फैल गया। द मेन सेंटर्स वर कानपुर,
इसका मुख्य केंद्र था कानपुर, लखनऊ, बरेली, आरा, झांसी, ग्वालियर और बैरकपुर। रिवोल्ट ऑल्सो टुक प्लेस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बंगाल। विद्रोह जो है कुछ और हिस्सों में भी उठी, बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। इन मैनी प्रिंसली स्टेट्स, कुछ राजाओं के राज्यों में वाइल द रूलर्स रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, मगर जो शासक थे वो ब्रिटिश के वफादार थे। द सोल्जर रिवोल्टेड, सिपाही ने विरोध किया और केम क्लोज टू इट, और उनके शासन को भी बंद किया। नाना साहेब, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. नाना साहब जो कि गोदलीय पुत्र थे पेशवा बाजीराव के, जो कानपुर के पास रहते, गैदर्ड हु लिव नियर कानपुर, कानपुर के समीप रहते थे, गैदर्ड आर्म फोर्स, उन्होंने एक सेना तैयार की, एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन, और ब्रिटिश के जो तोपखाने तो मतलब जो गैरिसन होते हैं, जो मतलब कि आर्टिलरी कैवलरी वाले जो फोर्स होती है, उसको हटा दिया। गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन एंड फ्रॉम द सिटी, शहर से उनको बाहर निकाल दिया। जो मतलब कि हथियारबंद सिपाही की सेना थी ब्रिटिश की, उनको शहर से बाहर निकाल दिया। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा वो एक राज्यपाल हैं, और उन्होंने अपने लीडर मान लिया था किसको, बहादुर शाह जफर को। बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ, उसी तरह बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ में विरोध की मशाल जलाई थी। हर सन ब्रिजिस कादिर वॉज प्रोक्लेम्ड द नवाब, और अपने पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दी। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल सिपाही, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया था। एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तांतिया तोपे, और ब्रिटिश के साथ युद्ध लड़ा, ब्रिटिश सेना के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा, किसके साथ मिलके, तांतिया तोपे, द जनरल और नाना साहब, जो कि नाना साहेब के जनरल थे। इन बरेली, खान बहादुर खान रोज टू रिबेल ऑन 31 May 1857, लीडिंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू रन फॉर देयर लाइफ। बरेली में जो खान बहादुर खान थे वो विरोध किए 31 मई को 1857, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दौड़ा दिया। उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं भाग खड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए। इन लखनऊ द ब्रिटिश फोर्सेस, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू रिट्रीट इन द रेसिडेंसी बिल्डिंग लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती। इन लखनऊ द ब्रिटिश फोर्सेस, लखनऊ में जो ब्रिटिश की सेना थी, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू रिट्रीट इन द रेसिडेंसी, महिलाओं और बच्चों को मतलब दबाव बनाया गया कि वो अपने अपने बिल्डिंग में ही रहे, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती, गोमती नदी के तट के पास। दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द सीज ऑफ लखनऊ, इससे क्या हुआ, लखनऊ सीज होने लगा, मतलब कि घेराबंदी बाय द सिपाही फॉर 8 months। सिपाहियों ने मतलब ब्रिटिश के जो फोर्सेस उनके महिला और बच्चों को उनके घर में ही बंदी कर दिया था 8 महीने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी चिल्ड्रन डाइड ऑफ कॉलरा, इसी दौरान कई बच्चे कॉलरा से मर गए। इनसफिशिएंट ऑफ डाइट, और उनको जब खाना नहीं मिला, एंड अनहेल्दी एयर, और जब सही से सांस नहीं ले पाए। बेगम हजरत महल एंड मौलवी अहमदुल्ला इंस्पायर्ड द सिपाही टू फाइट बैक विद करेज। बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला जो थे, उन्हें सिपाहियों को प्रेरणा दी कि वो पुनः युद्ध लड़े पूरी दृढ़ता और ताकत के साथ। मैनी ब्रिटिश ट्रूप्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द प्रोसेस, और कई ब्रिटिश सेना ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी इसी प्रक्रिया में। फाइनल सीज ऑफ द रेसिडेंसी फेल्ड, बाद में जो रेसिडेंसी को सीज किया गया, घेराबंदी की गई, ये फेल हो गया। एज अ स्मॉल ब्रिटिश गैरिसन फॉट बैक, क्योंकि छोटे से एक ब्रिटिश हथियारबंद सेना ने जो है युद्ध लड़ा वापस विद रिमार्केबल वेलर एंड स्ट्रेटजी, पूरे मतलब कि मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ और हिम्मत के साथ। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, जब विद्रोह को दबाया गया। द रिबल्स लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो विद्रोही थे वो सरकारी खजानों को लूट रहे थे। सेट अब्लेस ब्रिटिश मिलिट्री बैरक्स, खास तौर पे जो ब्रिटिश मिलिट्री के जो बैरक्स है। एंड रिलीज प्रिजनर्स फ्रॉम जेल, और जेलों से जो कैदी थे उनको छुड़ा देते थे। द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैड टू मोबिलाइज ऑल हिज फोर्सेस, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो हैड टू मोबिलाइज ऑल हिज फोर्सेस एंड यूटिलाइज द सर्विस ऑफ हिज बेस्ट कमांडर्स सच एज जॉन लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल, जेम्स आउटरैम, नील ह्यूज, हग रॉस एंड हेनरी हैवलॉक। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने अपने
ताकत लगा के अपने बेस्ट जो कमांडर्स थे उनको सेवा में लगाया, जैसे कि जॉन लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल, जेम्स आउटरैम, नील हग रोज एंड हेनरी हेबलर। तो इनको क्या कहते हैं, जिम्मेदारी सौंपी, इनको जिम्मेदारी सौंपी इन विद्रोहियों को दबाने के लिए। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया, किससे? विद्रोही सेना से। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो आखिरी शासक थे मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उन पर कोर्ट चला और उनको जीवन भर जेल में डाल दिया। हिज सन व शॉट डेड बिफोर हिज आइज। और उनके पुत्र को उनके सामने गोली मार दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर एक्साइल टू रंगून। और उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया गया। इन अक्टूबर 1850 बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हो गई, रंगून के जेल में, नवंबर 1862 में। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर किया गया। हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। इसका मतलब यह नहीं कि रिबेलियन जो विद्रोह जो था खत्म हो गया। भले ब्रिटिश सेना ने मतलब कि दिल्ली को कैप्चर कर लिया, लेकिन विरोध खत्म नहीं हुआ था। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोग लगातार कोशिश करते गए, ताकत लगाते गए और ब्रिटिश से युद्ध करते गए। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर्स। ब्रिटिश सेना ने 2 साल लड़ाई लड़ी टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। जो इतना बड़ा ताकत था जो मतलब कि विद्रोहियों का, उसको दबाने में उनको 2 साल लगे। फिर लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। वापस लखनऊ को अपने कब्जे में लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1858। रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया, मार दिया गया जून 1858 में। तात्या तोपे escaped to the judges to the jungles of Central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders। तात्या तोपे जो है जंगल की ओर भाग गए थे मध्य भारत के, और लगातार वहीं से गुरिल्ला वॉर का युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। किसके सपोर्ट से? वहाँ के आदिवासी और वहाँ के किसानों के नेताओं के साथ मिलकर के। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। उनको बंदी बना लिया गया, उन पर ट्रायल चला, कोर्ट चला और उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया अप्रैल 1859 में। बाय 1859 कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, राव साहेब, नाना साहेब ब्रदर्स एंड मौलवी अहमदुल्ला वर डेड। फिर 1859 में कुंवर सिंह जो थे, बख्त खान जो थे और खान बहादुर खान, राव साहेब जो नाना साहब के भाई थे, एंड मौलवी अहमदुल्ला वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। वाइल नाना साहब एंड बेगम्स ऑफ अवध बेगम हजरत महल व कंपेल टू हाइड इन नेपाल। जबकि नाना साहब और बेगम जो थी अवध बेगम हजरत महल की, वो नेपाल में छिप गए जा कर के। उसके बाद का परिणाम, आफ्टर मैथ द ब्रिटिश हैड रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश सेना ने जो है, ब्रिटिशर्स ने वापस राष्ट्र पर अपना शासन कायम कर लिया, कंट्रोल पा लिया बाय द एंड ऑफ 1859, 1859 तक में। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग, लेकिन अब वो शासन नहीं कर रहे थे लैंड पे विद द सेम पॉलिसी, उसी नियम से। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। कुछ नीचे दिए गए मुख्य बदलाव थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट बाय विच द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत जो शासन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो। द एक्ट ट्रांसफर्ड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू द क्राउन। जो एक्ट था उसके अनुसार जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो क्राउन को हाथ में थी, मतलब जो मतलब कि सत्ता बैठेगा जिसकी ताजपोशी। ऑल पॉलिसीज कंसर्निंग इंडिया वर टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। और जितने भी नियम कानून बनने थे भारत में, भारत के लिए, वो सब कुछ जो सरकार थी ब्रिटेन में वो बनाती थी। यानी कि जो क्राउन यानी कि जो क्वीन थी ब्रिटेन की, उसके अधीन हो गया था पूरा प्रशासन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी भारत पर शासन करने की। द गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट नो फर्दर टेरिटरीज वुड बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दिया कि अब कोई क्षेत्र को एनेक्स नहीं करना। द रूलर्स कुड पास ऑन देयर टेरिटरीज टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टर्स। शासक जो है कुड पास ऑन देयर अपने क्षेत्र पर मतलब कि आ जा सकते हैं टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टर्स। मतलब कि द रूलर्स कुड पास, शासक जो है वो नियम को
पारित कर सकता अपने क्षेत्र पे और अपने गोद के पुत्र के साथ। हाउएवर दे हैड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज ए सोवरेन, लेकिन एक शर्त पे कि ब्रिटिश क्वीन को अपना हुक्मरान यानी कि लीडर मानना होगा। Thus the Indian kingdoms were made subordinate to the British crown, इसलिए इंडियन भारतीय साम्राज्य जो था वो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट कहलाता था। The British held the Muslim aristocracy responsible for the revolt of 1857. ब्रिटिश ने माना कि मुस्लिमों की रूढ़िवादी परंपरा जो जिम्मेदार है इस क्रांति के लिए जो 1857 में टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड सो जो लंबे समय तक देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी वर कॉन्फिस्केटेड, इससे उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया गया। इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज, कि जो प्रोपोर्शन इंडियन सोल्जर्स की सेना में वो कम किया जाए और यूरोपियन सोल्जर्स की भर्ती ज़्यादा की जाए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउदर्न इंडिया, मोर सोल्जर वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गुरखा, सिख्स एंड पठान। उन्होंने कहा कि ये जो रिक्रूटमेंट होता था सोल्जर से अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया से और साउदर्न इंडिया से, इसको ज़्यादातर सिपाही जो है रिक्रूट किया जाए गुरखा से, सिख से और पठानों में से। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने निर्णय लिया कि जो भारत में कस्टमरी प्रैक्टिस और रिलीजन धर्म के बारे में, मतलब कि धर्म की जो प्रथाएं होती हैं, सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उसका वो सम्मान करेंगे। Policies were made to protect the landlords and जमींदार and gave them the security of right over their lands. Policies बनी लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और gave them the security of right, और उनको सिक्योरिटी दी गई उनके अधिकारों की उनके ज़मीनों पर। Why did the revolt fail? Revolt fail क्यों हो गया? Most of the leaders were no match for the dynamic and able leadership of the British. ज़्यादातर जो नेता थे उनके में आपस में मैच नहीं था एक सही तरीके सही दिशा में विद्रोह करने के लिए और एक अच्छी योग्यता वाली नेतृत्व करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स की थी। द लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय देयर पर्सनल गेन, लीडर जो थे प्रेरित थे अपने खुद के फायदे के लिए रादर दैन लव फॉर द मदरलैंड, बजाय इसके कि उनको मातृभूमि से प्यार हो। मैनी ऑफ देम लैक फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन, कईयों को तो यही नहीं पता था कि उनका निर्णय क्या, दृढ़ निश्चय क्या है और भविष्य में करना क्या है। द रिबल्स हैड नो सेंट्रलाइज प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड प्लान, विरोध का कोई सेंट्रलाइज प्लान नहीं था, ना ठीक से कोऑर्डिनेशन था। दे फेल टू कैपिटलाइज ऑन देयर गेन्स, और वो इससे फेल हो गया क्योंकि वो अपने फायदे के लिए सोचते थे। द इंडियन फॉट विद देयर आउटडेटेड वेपन्स, भारतीय जो हैं बेकार पड़े हथियारों के साथ युद्ध करते थे अगेंस्ट द सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश वेपन, जबकि ब्रिटिशर्स जो हैं एकदम एडवांस थे। एजुकेटेड इंडियंस एंड द अपर एंड द मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिबल्स, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो ऊपरी और मध्य क्लास के लोग थे, वो इस विरोध को सपोर्ट नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्री दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, दूसरी तरफ वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज वीक, जो लीडर से नेतृत्व था रिवोल्ट का वो बहुत कमज़ोर एंड नॉट ऑर्गेनाइज, और सही से ऑर्गेनाइज नहीं था। अंडर वन पर्सन और वन कमांड, जो कि एक पर्सन के एक कमांड के अंडर में। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट लाइक एम्परर, जैसे कि नेतृत्व था रिवोल्ट का जो कि बहादुर शाह जफर जो शासन उनके अंडर में था, बेगम हजरत महल, नाना साहब तात्या तोपे, रानी लक्ष्मण एंड अदर्स। नाइदर प्लान और नॉर कोऑर्डिनेट, ना तो उन्होंने प्लान किया था ना ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे वन अदर एज वन यूनिट, कि एक दूसरे को मान के चलें। इवन दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल टू सक्सेस, तब भी 1857 की जो क्रांति है वो फेल होने बावजूद भी कामयाब हुई। इट इज़ रिमेंबर एज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल, क्योंकि इससे पहला महान संघर्ष कहा गया भारतीय लोगों में स्वतंत्रता का, इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जो कि ब्रिटिश हुक्मरानों से मिला। इट पेव द वे फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, इससे एक बात खुल गया, एक पथ खुल गया किसका, आज की आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के रास्ते के लिए। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। पीडीएफ और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको जल्दी भेज दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।